हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आई एजुकेशन चैनल पर, जो कि आप सभी का चैनल है। आप सब आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे पढ़ रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम फिर से नेक्स्ट सीरीज़ को लेकर हाजिर हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़। इससे पहले की वीडियो में हमने 21 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। आज हम उन्हीं के आगे के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है पहला सवाल। सुलेमान एवं किरथर पर्वत श्रेणियां कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस हैं भारत के पश्चिमी घाट में, नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग में या फिर अफगानिस्तान के मध्य भाग में। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी को सर्वप्रथम हिडोस अथवा इंडोस किसने कहा? कहीं पर ये हिडोस लिखा हुआ आपको दिखेगा और कहीं पे इंडोस, दोनों ही अर्थ में हमारा क्वेश्चन यही है कि इसे कहा किसने, हिडोस या फिर इंडोस। ऑप्शन है चीनी यात्रियों ने, यूनानियों एवं ईरानियों ने, अरब व्यापारियों ने या फिर वैदिक आर्यों ने। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों एवं ईरानियों ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्राचीन पांडुलिपियां मुख्यतः किस भाषा में लिखी जाती थी? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस हैं इसका विशालाकार, समुद्र एवं पर्वतों द्वारा पृथक भौगोलिक इकाई होना, उपरयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत को हम उपमहाद्वीप कहते हैं, इसका विशाल आकार होने के कारण ये सही हो जाएगा, और समुद्र एवं पर्वतों द्वारा पृथक भौगोलिक इकाई का होना ये भी इसका कारण है, इसका बी भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी पे हम टिक करेंगे, उपरयुक्त दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है, पांडुलिपियों का महत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जानकारी, राजाओं के जीवन का विवरण, धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों का ज्ञान या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको समझा दूँ कि पांडुलिपियों का जो महत्व था वो किन किन कारणों की वजह से था, तो उसमें ये ए भी हो जाएगा हमारा, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जानकारी के कारण इनका महत्व माना जाता है। राजाओं के जीवन का इससे हमें विवरण भी आसानी से मिल जाता है, और धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों का ज्ञान भी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुर्ज होम के संबंध में कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने के प्रमाण मिले हैं। तो इनमें से हमें ये जानना है कि कौन से ऑप्शंस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बुर्ज होम के संबंध में पहले तो हम ये देख लें कि लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, तो जी हाँ, लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, ये सही हो जाएगा। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने के हमें प्रमाण भी मिले हैं, ये दूसरा भी हमारा राइट हो जाएगा। तो नीचे से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले कृषि तथा भेड़ बकरी पालन के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन है चिरान, मेहरगढ़, कालीबंगा और बुर्ज होम। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें इनके प्रमाण मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लगभग 12,000 वर्ष पूर्व घास के मैदानों का जो विस्तार हुआ है ना, वो क्यों हुआ है?
ये क्वेश्चन बनाया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं कौन सा आंसर राइट होगा। ऑप्शन है ज्वालामुखीय क्रियाओं के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, मानव बसावट के कारण, यानी जब मानव ने अधिक जाकर के बसेरा कर लिया उन कारण, या नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से औजारों को पॉलिश किया जाता था, ओखली एवं मूसल का प्रयोग होता था, और नीचे है हमारे ऑप्शंस जो कि हमें सिलेक्ट करने हैं इन दोनों के बारे में। तो अगर हम नवपाषाण काल के औजारों के बारे में बात करें या अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि नवपाषाण काल के जो औजार थे ना, उनको पॉलिश किया जाता था, ये राइट है। और ओखली एवं मूसल का भी प्रयोग होता था, ये भी राइट है। तो नीचे से हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट सी, 1 और 2 दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में घूमते क्यों रहते थे? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। भोजन की खोज में, शिकार के पीछे, पशुओं के चारे की खोज में, या फिर उपयुक्त सभी कारणों से। तो यहाँ पे मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में जो घूमते रहते थे वहाँ इनमें भोजन की खोज में क्या वो घूमते रहते थे? ये राइट है। शिकार के पीछे पड़ने के कारण भी वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, क्योंकि एक जगह पर स्थायी रूप से ठहरने के कारण जब उनके शिकार खत्म हो जाते थे तो वो दूसरी जगह बसेरा कर लेते थे। तो इस वजह से वो शिकार के पीछे कारण, ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा हमारा। पशुओं के चारे की खोज, ये भी है कारण उनका एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने का। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन ठीक है, जो राइट है, वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी कारणों से मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल के संबंध में सही कथन आप चुनिए। औजारों को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, औजार आकार में बड़े थे, पुराने पाषाण औजार पूरी तरह समाप्त हो गए थे, या फिर डी ऑप्शन है ए और बी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। बाकी बी, सी और डी यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हड़प्पा सभ्यता के पतन का परिणाम क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता के पतन का परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन है नगरों का परित्याग, मोहरों लेखन एवं बाटों का प्रयोग बंद होना, कच्चे माल की आयात में कमी आ जाना, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन के होने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही मिलान का है, निम्न का सही मिलान कीजिए। एक तरफ आपकी वस्तु दी हुई है, दूसरी तरफ उसके स्रोत क्षेत्र दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तांबा, इसका बी राइट हो जाएगा, राजस्थान। टिन हमारा जाएगा ए में, अफगानिस्तान के साथ। सोना जाएगा सी के साथ, कर्नाटक। ठीक हो जाएगा, 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में इतिहासकारों ने कौन कौन से कारण बताए हैं? नदियों का सूखना, बाढ़ आना, जंगलों का विनाश, उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में जब रिसर्च किया तो हमारे इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं, और उन इतिहासकारों के कारणों को स्वीकारा भी गया है। तो यहाँ से कोई एक कारण ये नहीं माना जा रहा है, कई कारणों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो यहाँ से नदियों का सूखना, बाढ़ आ जाना, जंगलों का विनाश, इन सभी कारणों को माना जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का पंजाबी इलाका, या फिर गुजरात। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा,
पंजाब, पाकिस्तान। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, महान स्नानागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, अग्निकुंडों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है कालीबंगा एवं लोथल, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, धोलावीरा एवं राखीगढ़ी, केवल कालीबंगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कालीबंगा एवं लोथल। सिर्फ कालीबंगा नहीं, हमें कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से अग्निकुंडों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल, हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? योजनाबद्ध नगर निर्माण, पक्की ईंटों का उपयोग, विशाल स्नानागार एवं अन्नागार या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनाम गांव के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? देख लेते हैं कौन से कथन सही हैं या फिर गलत हैं। पहला बोल रहा है कि यह घोड़ नदी के किनारे स्थित है, तो इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे स्थित है, ये राइट है। दूसरा कहता है कि यहाँ लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व मानव निवास करते थे, तो हाँ ये भी राइट है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, वयस्कों को सामान्यतः दक्षिण दिशा की ओर सिर करके दफनाया जाता था, ये राइट नहीं है, ये क्रॉस कर देंगे यहाँ से, क्योंकि उन्हें दक्षिण की ओर मुख करके नहीं बल्कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके दफनाया जाता था। तो यहाँ से पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सी, केवल 1 और 2। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऋग्वैदिक काल में दासों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? उन्हें स्वतंत्र नागरिक माना जाता था, उन्हें सैनिक माना जाता था, उन्हें स्वामी की संपत्ति माना जाता था या फिर उन्हें पुरोहित वर्ग में रखा जाता था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में दासों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था वो ये था कि उन्हें स्वामी की संपत्ति समझा जाता था। जिसका भी वो दास होता था वो उसको अपनी संपत्ति समझता था, उसे पूरा हक रखता था, हर प्रकार से कार्य करवाने का उसे स्वतंत्रता थी, किसे? मालिक को। चलते हैं अपने आज की सीरीज़ के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि है ऋग्वैदिक से ही संबंधित है कि ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। राजा नियमित कर वसूलता था, जी नहीं, ये गलत है, राजा नियमित कर नहीं वसूलता था। दूसरा, राजा का पुत्र स्वतः उत्तराधिकारी बनता था, तो ऋग्वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, राजा का पुत्र स्वतः उत्तराधिकारी नहीं बनता था। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थी हमारी आज की सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर जो आई थी। आशा करती हूँ आपने अच्छे से इसे पढ़ा होगा, समझा होगा। रिवीजन करते रहिए, अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।